भारतीय वायुसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक और मजबूत कदम जो है बढ़ाया है। रविवार को वायुसेना ने 2 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश और समर का सफल परीक्षण किया। दोनों ही डिफेंस सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक टारगेट को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त किया। बड़ी बात यह रही कि दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत ने आसमान में और ऊंची छलांग लगाई है। भारतीय वायुसेना ने रविवार को 2 मेड इन इंडिया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है। पहली तस्वीर स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की है और दूसरी स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की है। पहले बात आकाश की। स्वदेशी आकाश मिसाइल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 4 टारगेट को ढेर कर दिया। युद्धाभ्यास के दौरान 4 टारगेट एक ही दिशा से आ रहे थे, जिस पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के फायरिंग लेवल रडार ने चारों टारगेट को ट्रैक किया और चारों को हवा में एक साथ तबाह कर दिया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सिंगल फायरिंग यूनिट के जरिए उस रेंज पर कमांड गाइडेंस के जरिए 4 लक्ष्यों को ढेर किया। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और UAV को मार गिराने की क्षमता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण रविवार को युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किया गया। इसी युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। इसे वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड की यूनिट 7BRD ने विकसित किया है। पूरी तरह स्वदेशी समर एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार फील्ड परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एयरफोर्स स्टेशन सूर्य लंका में किया गया। उम्मीद पर खरा उतरते हुए समर ने अपने लक्ष्य को तय वक्त में पूरी सटीकता से भेदा। 2 से 2.5 मैक की स्पीड रेंज वाली मिसाइल को इस समर एयर डिफेंस से तबाह किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म हैं। खतरे को भांपते हुए इसमें एक साथ दोनों मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम रूस से भारत ने खरीदे हैं। लेकिन अब भारत ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी विकसित करना शुरू कर दिया है और आत्मनिर्भर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेलंगाना में ग्रेजुएशन डे परेड में वायुसेना के 213 कैडेट्स को वायुवीर बनने का गौरव हासिल हुआ। इस मौके पर वायुसेना के इन जवानों ने जांबाजी और अनुशासन की मिसाल पेश की। रक्षा मंत्री ने इन जवानों को वायुसेना के अधिकारी का ओहदा दिया। आसमान में जाबाजी की इबारत लिखते वायुसेना का हेलीकॉप्टर और जमीन पर शौर्य और अनुशासन की मिसाल पेश करते वायुसेना के जवान। मौका था तेलंगाना के डंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का। सेना में ट्रेनिंग ले रहे हर कैडेट को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी दिन वायुसेना के इन जवानों को कैडेट से वायुसेना के सिपहसालार बनने का गौरव हासिल होता है। डंडीगल में इस साल 213 फ्लाइट कैडेट्स को वायुसेना का अधिकारी बनने का मौका मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
समारोह में रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उन्होंने इन वायु वीरों की शानदार परेड की सलामी भी ली। इसके बाद रक्षा मंत्री ने परंपरागत अंदाज में हर कैडेट को वायुसेना के अधिकारी का ओहदा दिया। आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है ही, साथ ही साथ यह आपके माता पिता, मित्रों और आपके प्रशिक्षकों के लिए भी एक बेहद गौरव का क्षण है। रविवार को ग्रेजुएशन परेड के इस शानदार समारोह में इन कैडेट्स ने पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए हर कैडेट को अथक परिश्रम, लगन और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना होता है। बरसों तक की गई ये कड़ी मेहनत इन कैडेट्स की इस परेड में झलक रही थी। वायुसेना के जवानों की ये राइफल ड्रिल फुर्ती और बेहतरीन तालमेल की मिसाल है। राइफल्स को ये जवान इतनी रफ्तार से घुमाते हैं कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हवा में कई फीट ऊपर उछालकर ये एक दूसरे की राइफल को दोबारा बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। बरसों तक की गई तैयारी इन्हें इस काम में इतना हुनरमंद बना चुकी है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस मौके पर वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर वायुसेना की ताकत की नुमाइश भी की। आसमान में एक साथ गोते लगाते ये सारंग हेलीकॉप्टर ताकत, रफ्तार, फुर्ती और काबिलियत की अनोखी मिसाल हैं। आसमान में हेलीकॉप्टरों की ये उड़ान भारत के वायु वीरों के युद्ध कौशल का प्रमाण है। ये हेलीकॉप्टर कुछ ही सेकंड में नए नए फॉर्मेशन बना रहे थे। कभी एक सीध में आकर इन्होंने आई फॉर्मेशन बनाया, तो कभी अलग अलग दिशाओं में सूरज की किरणों की तरह ये आसमान में हर तरफ बिखर गए। इस ग्रेजुएशन परेड में जमीन से लेकर आसमान तक पराक्रम की वो तस्वीर दिखी जिस पर पूरे देश को नाज है। समारोह में तमाम कैडेट्स के माता पिता भी शामिल हुए। इन माँ बाप के लिए ये पल गौरव भरा था। सपने तो थे, लेकिन बेटी ने सपना साकार कर दिया। All are very happy about it. Even when I was preparing and when I'm here now, they were all very confident of me that I'll do it. हमारे घर पे ऐसा माहौल था। पहले हमारे ग्रैंडफादर थे, फिर मैं आर्मी में जॉब किया, तो वैसा वैसे जैसे जैसे माहौल बनता गया वैसे वैसे बच्चे को भी थोड़ा पीछे पीछे याद पड़ती कि उनको। ट्रेनिंग वाज वेरी गुड सर। एज यू नो, मिलिट्री ट्रेनिंग इज नोन टू बी रिग्रेस। इट वाज गुड, वी ऑल एंजॉयड इट। ग्रेजुएशन परेड का ये दिन वायुसेना में शामिल हर जवान के लिए ताउम्र यादगार बन जाता है। ये वो दिन होता है जब ये कैडेट्स राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर एक वायु वीर का ओहदा हासिल कर लेते हैं। अपने कंधों पर राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी उठाकर ये उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां आसमान भी इनके जाबाजी को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले अपने संसदीय क्षेत्र को मेडिटेशन सेंटर की सौगात दी है। मोदी ने वाराणसी में उमराह में बने सर्ववेद महामंदिर धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे 7 मंजिला सर्ववेद मंदिर धाम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। इसमें एक साथ 20,000 लोग योग और ध्यान कर सकते हैं। वाराणसी को मिल गई दुनिया की सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में बने सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने विहंगम योग संस्थान के संस्थापक सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। संस्था की शताब्दी वर्षगांठ पर इस मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। विहंगम योग संस्थान के संचालक संत विज्ञान देव जी महाराज ने प्रधानमंत्री को सर्ववेद महामंदिर की खूबियों के बारे में बताया।
इस महामंदिर का निर्माण ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान ने कराया है। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट में बने इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है। ये महामंदिर खूबसूरत पत्थरों पर उकेरी अद्भुत कला से सजाया गया है। करीब 100 करोड़ की लागत से बना ये मेडिटेशन सेंटर करीब 20 साल में बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया में बगैर कमरों का ऐसा 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर कहीं नहीं है। मंदिर की दीवारों पर करीब 4000 श्लोक अंकित हैं। विहंगम योग संस्थान के अनुसार इस संस्थान से प्रधानमंत्री का पुराना संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की मां और भाई संस्था के कई समागम में शामिल हो चुके हैं। इस महामंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए देश और विदेश से करीब 3 लाख लोग काशी पहुंचे हैं। स्वरवेद महामंदिर की पहचान अब पूरी दुनिया में योग साधना के सर्वोच्च केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के लिए वाराणसी में भव्य तैयारियां की गईं। उद्घाटन के दौरान हमारे संवाददाता आशीष वहीं मौजूद थे। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। बनारस का ये भव्य स्वरवेद मंदिर जहां पर हम इस समय खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट फेज का इसका उद्घाटन भी किया है। स्वरवेद खास है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहते हैं आखिर क्यों ये खास है। आप देखिए ये स्वरवेद महामंदिर धाम जो है इसकी वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। तकरीबन 64,000 वर्ग फीट में यह पूरा बना हुआ है। 7 मंजिला इस महामंदिर का निर्माण आप देख सकते हैं। 7 फ्लोर्स पे इस पे अलग अलग नक्काशी की गई है। यहाँ पर जो कमल के आप पंखुड़ी जैसे इसको पूरे दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 125 पंखुड़ियों के विशाल का एक कमल का पुष्प की तरह देश का सबसे बड़ा मोटिवेशन सेंटर माना जाता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो स्वरवेद में मंदिर में दोहे अंकित भी किए गए हैं। इन मंदिर में दोहे की वजह से उसको पढ़ा जा सकता है। 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर की खास बात है कि 4 लाख स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडा की भी व्यवस्था की गई है। इसकी जो आप नक्काशी है उस पे देखिए कि हंस है, लोटस है यानी कमल है। किस तरीके से जो इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाएंगे और आपको इस मंदिर का अद्भुत अलौकिक दिखाई देगा। क्योंकि साफ तौर से ये मंदिर अध्यात्म के लिए पूरे देश में फेमस है। यहाँ पर सभी अध्यात्म के लिए, योग के लिए पहुँचते हैं। पूरे देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल सेंटर भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में आज इस पहले फेज का उद्घाटन किया और उसके बाद ये लोगों के लिए एक बड़ा टेंपल, यहाँ 20,000 से भी ऊपर की संख्या में अनुयायी बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। ये मंदिर की अलौकिकता इतनी ज्यादा है कि दूर देश यानी कि बाहर विदेश से भी और देश के भी लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये तैयारियाँ की गई हैं और यहाँ पर तैयारियों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया है, सभी लोग उन्हीं की तैयारियों को, इस अद्भुत मंदिर को दिखाते हुए यहाँ के लोग अलौकिकता ये अपने आप में ही खास है और इस मंदिर के लिए भी खास है और इस बनारस की काशी के धरती के लिए भी खास है ये मंदिर। बनारस से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव। रामनगरी अयोध्या कल उत्सव के रंग में रंगी नजर आई। अवधपुरी में कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात निकली और यहां के तमाम निवासी नाचते गाते हुए अपने आराध्य के विवाह समारोह में शरीक हुए। आपको दिखाते हैं इसकी झलक और ये भी बताते हैं कि अयोध्या में राम बारात के पीछे की क्या कहानी है। बैंड बाजे के साथ निकली राम जी की बारात। ये तस्वीरें रामनगरी
अयोध्या की है। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी का ये माहौल देखते ही बनता है। गाजे बाजे के साथ अयोध्या में राम जी की बारात निकली तो झूम कर नाचे लोग। एक ओर सजे धजे रथों पर सवार बाराती और झांकियां, तो साथ ही सड़कों पर नाचते गाते थिरकते लोग। सब मिलकर राम जी के विवाह की खुशियां मनाने निकले हैं। पूरा माहौल राममय है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। बड़ी अनूठी ये छटा। महिलाएं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस बारात में शामिल हैं और उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि ये भगवान राम की बारात जो है। वैसे तो अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और उनकी ससुराल हजारों किलोमीटर दूर जनकपुरी में है, लेकिन विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी में भी धूमधाम से बारात निकलती है और लोग सीता जी और राम जी के ब्याह का उत्सव मनाते हैं। जिस विधि विधान से त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर विवाह संपन्न होता है और बड़े उत्साह के साथ उसमें लोग सम्मिलित होते हैं। दोनों पक्ष के लोग होते हैं उसमें, और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं कि वह प्राचीन की जो गारी होती है उसको भी गाते हैं उस विवाह प्रसंग में। इसलिए यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का आकर्षक अद्भुत है। दरअसल अयोध्या में श्रद्धालुओं के दो पक्ष हैं। बारात लेकर जाने वाले और उसमें शामिल बाराती अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं और दास संप्रदाय से जुड़े होते हैं। उन्हीं के मंदिरों से राम बारात निकलती है। ये बारात सीता पक्ष यानी रसिक संप्रदाय के उन संतों के मंदिरों में जाती है जो अपने नाम के आगे शरण लगाते हैं। बारात पहुंचने पर वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच वो सभी रस्म निभाई जाती हैं जो किसी भी विवाह समारोह में होती है। पूरे विधि विधान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता की शादी संपन्न होती है। और इस प्रकार से उसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं वो समझते हैं कि मैं स्वयं जनकपुर जा रहा हूँ और उस माता सीता और राम के विवाह में सम्मिलित हुआ हूँ, और ऐसा उत्साह में रहता है। और वो बारात जाती है और उस बारात पहुंचने पर जिस प्रकार से जनकपुर में महाराज दशरथ ने जब बारात लेकर के गए थे, वहाँ जो उत्साह हुआ था वह उत्सव को वही दृश्य यहाँ दिखाई देता है अयोध्या में भी राम विवाह का। वैसे तो अयोध्या में हर साल राम बारात निकलती है, लेकिन इस बार अघन शुक्ल पक्ष की पंचमी का ये मौका बेहद खास है। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार विवाह पंचमी का अवसर आया है, तो उत्सव मना रही अयोध्या नगरी के वासियों का उत्साह और भी कई गुना बढ़ गया, जिसकी झलक देखते ही बनती है। ये प्रभु श्री राम की बारात है और ये प्रभु श्री राम की बारात का ये दृश्य आपको मनमोह लेने वाला है और ये प्रभु राम की बारात का अद्भुत क्षण है। बहुत ही आनंद आ रहा है राम जी के विवाह में। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये प्रभु श्री राम की बारात में हर कोई घूम रहा है, नाच रहा है और इस पूरे कुमार में डूबा है और अपने आराध के बारात का हिस्सा बनकर सब गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और यही अयोध्या है और यही अयोध्या में श्री राम की बारात है। रणवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण के तौर पर देश भर के 6.25 लाख गांव में अक्षत कलश भिजवाए गए हैं। ये अक्षत कलश जिन जिन शहरों में पहुंच रहे हैं वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजने से पहले देश भर में
अक्षत कलश के साथ निमंत्रण भेजा गया है। ये पवित्र कलश जिन जिन शहरों में पहुंच रहा है, लोग बड़ी ही जोश और उत्साह के साथ अक्षत कलश का स्वागत कर रहे हैं। अक्षत कलश जब मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचा तो यहाँ लोगों का जोश देखते ही बना। कलश के साथ भक्तों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। यही नहीं, नर्मदा नदी के किनारे विधि विधान के साथ कलश की पूजा अर्चना भी की गई। भगवान श्री रामलला के दरबार में पीत चावल, जिसको हम कहते हैं, अक्षतों का पूजन हुआ है, अक्षत कलशों का पूजन हुआ है। और भारत के 5,75,000 गांव में ये कलश वितरित किए गए हैं। भगवान श्री रामलला की ओर से अयोध्या में उनके सिंहासनारूढ़ होते समय देश के आस्थावान करोड़ करोड़ लोग वहां एकत्रित हों, इस दृष्टि से ये कलश आए हुए हैं। ये आमंत्रण कलश है, स्वयं भगवान श्री रामलला की ओर से आमंत्रण आया है। कुछ ऐसा ही नजारा प्रभु श्री राम के ससुराल यानी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी दिखा। जब यहाँ अक्षत कलश पहुँचा तो लोगों में अपार श्रद्धा नजर आई। अक्षत कलश का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया और विधि विधान के साथ मंदिर में अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र के बारामती में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ राम भक्तों ने कलश को अपने सिर पर रखकर शहर में भव्य पैदल यात्रा की और महिलाएं भगवान राम की भक्ति में मग्न राम धुन गुनगुनाती नजर आई। खास बात यह है कि इस यात्रा में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की भी झांकी निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और चारों ओर जय श्री राम के नाम की जय घोष सुनाई दी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से देश भर के 6.25 लाख गांवों में अक्षत कलश को आमंत्रण के तौर पर भेजा गया है। अब पूरे देश को बेसब्री से 22 जनवरी की शुभ घड़ी का इंतजार है, जब भगवान राम भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। सीतामढ़ी से केशवानंद के साथ बारामती से वसंत मोरे, गुड न्यूज टुडे। और अब लिए चलते हैं आपको संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर्यटकों को नया डेस्टिनेशन पॉइंट मिलने वाला है। पानी की लहरों पे मनपसंद जायका मिलने वाला है। यमुना तट पे लगभग 5 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला तैरता रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। यानी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पवित्र नदी पर समय बिताने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का विकल्प भी मिलने वाला है। इसमें खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में 150 लोग एक साथ सवार हो सकते हैं। पर्यटकों के मनपसंद जायके के साथ सेफ्टी का भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। इसमें एक 5 स्टार होटल की तरह सभी सुविधाएं मौजूद हैं। रेस्टोरेंट में नदी की पवित्रता का विशेष ख्याल रखा गया है। मेन्यू में सिर्फ शाकाहारी डिशेस रखी गई हैं। जो भी आएंगे उनको प्रॉपर सुविधाएं मिलेंगी। आप बोट से अपनी मतलब जो भी आपके इवेंट्स रहेंगे उनको आप संगम में जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारी पूरी अच्छी बोट्स हैं सारी, और रेस्टोरेंट में भी सारा स्टाफ अच्छा है, वेल ट्रेंड है। संगम की लहरों पर बने इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को मुंबई की लिटमस कंपनी ने तैयार किया है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में तैयार हुआ ये रेस्टोरेंट यूपी में पर्यटकों के लिए नया डेस्टिनेशन पॉइंट बन गया है। प्रयाग नगरी में 2025 में महाकुंभ का आगाज होगा, तो वहीं इससे पहले 2024 में माघ मेला भी लगने जा रहा है। लिहाजा संगम नगरी देशी विदेशियों से गुलजार रहने वाली है। ऐसे में संगम पर तैरता ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दुनिया में बहाना बनाने वालों की कमी नहीं है। लोग बात बात पर बहाने बनाते नजर आते हैं। जब इस वीडियो को ही आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा। इस वीडियो में एक टॉय कार डॉगी के आगे वाले पैर से टकराती है और डॉगी ये दिखा रहा है उसे कितनी ज्यादा चोट लगी है कि वो चल नहीं पा रहा है। डॉगी लंगड़ाने लग जाता है और वीडियो के आखिर में वो सो जाता है। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।
इस वीडियो में आपको कैट कुछ पकड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल कैट सूरज की रोशनी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। परिंदे देखो मैं भी उड़ सकता हूँ, कुछ ऐसी ही सोचकर समुद्री मेंटा रे ने उड़ान भरी, क्योंकि मेंटा रे के आसपास परिंदे उड़ रहे थे। तभी मेंटा रे ने पानी की सतह से निकलकर ऐसी उड़ान भरी कि कुछ ही सेकंड्स के बाद वो पानी में वापस गिर पड़ी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। ऑमलेट ऐसा भी हो सकता है? सोशल मीडिया पर यूजर्स के जहन में यही सवाल इस वीडियो को देख के उठ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक शख्स ऑमलेट को अनोखा रूप दे रहा है। सोशल मीडिया पर टॉर्नेडो ऑमलेट का नाम इसे दिया जा रहा है। यूजर्स भी इस ऑमलेट को बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं कि कितनी कुशलता के साथ ये ऑमलेट बनाया जा रहा है। इस वीडियो में कैट की हरकत देखिए, कैसे वो आसमान से गिरती फुहारों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी सुर्खियों में है। यूजर्स का कहना है कि शायद बिल्ली ने पहली बार बर्फ गिरते देखा है, इसलिए वो इसका भरपूर आनंद ले रही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक ऐसी परंपरा को तोड़ा जो है राजनीतिक, लेकिन उसको धार्मिक पहलू से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल उज्जैन को लेकर बरसों पुरानी मान्यता ये रही है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात वहां गुजारते हैं तो उनकी कुर्सी छिन जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए मिथक तोड़ते हुए एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे तो उनका अपने गृहनगर में कुछ ऐसे जोरदार स्वागत हुआ। अपनों के बीच पहुंचे सीएम यादव ने इस दौरान लोगों को चौंकाते हुए एक पुराना मिथक भी तोड़ा। दरअसल उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी रही है, जिसको लेकर एक मिथक है कि यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं बिताते हैं। रात न बिताने के इस मिथक को तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया ने दरअसल बनाया था। यहाँ हुई इस विशाल रैली के बाद सीएम साहब ने एक जनसभा में वाकये को याद दिलाते हुए कहा कि उज्जैन के राजा तो महाकाल हैं और हम तो उनके बेटे हैं, क्यों रात में नहीं रहेंगे। कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में ये पहला ऐसा मौका है जब कोई मुख्यमंत्री उज्जैन में रात में रुका। शिवराज सिंह चौहान राज्य के 18 साल मुख्यमंत्री रहे, मगर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उज्जैन में एक भी रात नहीं गुजारी। मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ न केवल आए बल्कि रात भी बिताई। इससे पहले जब उन्होंने सीएम पद संभाला तो एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने सबसे पहले खुले में मांस विक्रय पर रोक लगाई, फिर लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने का फैसला लिया और अब धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की रात न बिताने वाले इस मिथक को तोड़कर सभी को चौंका दिया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।